everybody, and you are watching your favorite channel More's Physics Academy. Friends, as you know that we have been started this lesson, that is current electricity. From last one lecture, only previous one lecture was there. So this is lecture number second. ठीक है, ये सेकेंड नंबर का लेक्चर होगा, लेसन नंबर 9 होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उस पर हम चर्चा कर रहे हैं अभी। तो उस पर क्वेश्चन इस तरह से आएगा, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन बोले या फिर ऑब्टेन द बैलेंसिंग कंडीशन बोले। ठीक है, ऑब्टेन द बैलेंसिंग कंडीशन फॉर वेस्टॉन्स जब वेस्टॉन्स लिख रहे हो तो दोनों, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, उसको पहले मैं इंट्रोडक्शन कर देता उसका। ये एक साइंटिस्ट है जो वेस्टॉन्स है, और वेस्टॉन्स ने बैलेंसिंग कंडीशन की, अगर आपके पास आप बैलेंस कर रहे हैं, 4 रेजिस्टेंस है समझो, तो अगर 3 आपको पता है और ये 4th नंबर का आपको पता नहीं है, तो 4th नंबर का पता करने के लिए जो कंडीशन बनाई, जो कि बैलेंसिंग कंडीशन, और वो वेस्टॉन्स ने अपने नाम पे ये वेस्टॉन्स ब्रिज बनाया। ठीक है, तो ये वेस्टॉन्स किस तरह से रहेगा, वेस्टॉन्स नेटवर्क। ठीक है, तो ये वेस्टॉन्स नेटवर्क रहेगा। अब यहाँ पे आप एक ब्रिज देखेंगे जो कि बैलेंसिंग कंडीशन आपको डिराइव करनी होगी। अ सिंपल मीटर ब्रिज और अ सिंपल सर्किट which describes the resistances is nothing but a Weston's network। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक बैटरी बनाई है समझो, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, यहाँ पे की रहेगी इस तरह से, तो ये होगा एक बैटरी का सेटअप। ठीक है, अब यहाँ पे डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर 2 पॉइंट ऐसे होंगे जहां पे हमने करंट को फ्लो होते देखा होगा या फिर करंट फ्लो होता होगा। आपको पता है क्रिचॉफ का फर्स्ट लॉ, जो क्रिचॉफ का फर्स्ट लॉ है वो करंट डिराइव करता है, और करंट क्या करता है, I = I1 + I2। मतलब जितना करंट आप फ्लो करवा रहे हो वो करंट उस पॉइंट पे, उस जंक्शन पे बिल्कुल नहीं रहेगा, वो जितना करंट इनकमिंग रहेगा उतना करंट आउटगोइंग रहेगा। तो ये दूसरा वाला पॉइंट भी इसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो ये A B C D, और यहाँ पे हम फिट करेंगे गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फिट कर रहे हैं हम, गैल्वेनोमीटर। जो करंट यहाँ से फ्लो होगा ये डायरेक्शन में IG, तो IG की वैल्यू होगी 0। मतलब जो गैल्वेनोमीटर के पास से करंट गुजरेगा, मतलब थ्रू द गैल्वेनोमीटर, वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कंसिडर करते हैं, इसको I1 नाम देते हैं, ये R1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा, ये करंट इसी में से ट्रैवल कर रहा है I1। ठीक है, तो ये रहेगा आपका R2। उसके बाद ये करंट यहाँ से I2 रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये टोटल जो करंट है वो कितना है, I। ये आपकी बैटरी रहेगी और ये आपकी की रहेगी। जैसे ही आप की ऑन करेंगे, करंट यहाँ से ट्रैवल होगा, ये डायरेक्शन होगी, करंट टोटल दैट इज I1 + I2 = I रहेगा। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा R3, और यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा R4। तो सेम डायरेक्शन में करंट ट्रैवल होता रहेगा, इसी डायरेक्शन में, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब हम लूप रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हर एक लूप अलग अलग रिप्रेजेंटेशन देगा। एक लूप कंडीशन जो आपकी रहेगी ये R1, R2, R3 और R4, लेकिन डायरेक्शन सेम। फिर से करंट हम यहाँ पे डायरेक्शन दिखा सकते हैं। तो अब हम लूप कंसिडर कर रहे हैं। कैसा, पहला लूप कंसिडर करेंगे, फर्स्ट नंबर का लूप, जो यहाँ पे जो R1, R2, R3, R4 ये जो है ये रेजिस्टेंसेस है, और जो करंट ट्रैवल होगा I = क्या कंसिडर करेंगे, I1 + I2 बाय फर्स्ट लॉ, किसका, क्रिचॉफ का। तो इस तरह से ये I = I1 + I2 रहेगा, ये रहेंगे रेजिस्टेंसेस। अब आप देखेंगे एक लूप। ठीक है, तो पहला लूप कंसिडर करते हैं A B G D A। देखिए लूप A B G D A, ये वाला लूप रहेगा। अब इस लूप में आप डायरेक्शन के साथ साथ, मैंने कल ही बताया आपको, सेकेंड लॉ जब देख रहे थे हम लोग, क्या बताया था, इफ यू आर
with direction then we are considered as negative, if we are opposite to the direction then we are considered as positive। ठीक है, तो देखिए विथ डायरेक्शन, हम डायरेक्शन के साथ जा रहे हैं मतलब माइनस होगा, तो क्या माइनस होगा, माइनस I1 R1। अब यहाँ पे आगे हम अब नीचे जाना है तो ये IG, ठीक है, माइनस IG N2G। अब आपको पता है IG की कीमत क्या है, 0 है। देखिए यहाँ पे आगे, अब यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं हम, इधर आ रहे हैं कहाँ पे, ए पॉइंट पे, क्या है, प्लस I2 R3। तो ये वाला इक्वेशन रहेगा। इज इक्वल्स टू क्या रिप्रेजेंट करेंगे आप, 0। अब ये माइनस IG, बट IG की कीमत क्या है, 0 है। अगर IG की कीमत 0 है तो क्या लेंगे, ये टोटल टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो देखिए माइनस I1 R1 प्लस I2 R3 इज इक्वल्स टू 0। इसको उधर भेजिए तो दोनों माइनस माइनस होके प्लस हो जाएंगे, तो क्या आएगा, I1 R1 इज इक्वल्स टू I2 R3। ये रहेगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसी तरह से सेम आप लूप सेकंड रिप्रेजेंट करेंगे। अब लूप जब सेकंड रिप्रेजेंट कर, अब हम देखेंगे लूप सेकंड, जहां पे ये देखिए लूप सेकंड। अब सेकंड कहां से शुरू होगा, बी सी डी जी बी, ठीक है, सेम, या फिर बी सी डी उल्टा लीजिए, ऐसे लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम इक्वेशन आएगा आपका। देखिए लूप बी सी डी जी बी, ये वाला इक्वेशन। अब अगर आप ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए आप डायरेक्शन के हिसाब से जाइए, डायरेक्शन के साथ मतलब क्या आएगा, माइनस I1 R2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ रहे हैं आप, अब ये प्लस रहेगा आपका, यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो कौन सा करंट है, I2 करंट है, ठीक है। तो ये प्लस I2 R4, ठीक है। उसके बाद आप ऊपर जाएंगे, प्लस, अब अपोजिट है तो प्लस रहेगा, प्लस IG, ठीक है, N2G इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 0। आपको पता है ये क्या है, 0 टर्म है, तो माइनस I1 R2 प्लस I2 R4 प्लस 0, कोई मतलब ही नहीं है तो इसको लिखना भी नहीं है, इज इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आंसर किस सर, I1 R2 प्लस, सॉरी, इज इक्वल्स टू I2 R4, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, जिस तरह से आप देख रहे हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कीजिए तो क्या मिलेगा आपको, सेम रिप्रेजेंटेशन। आप इसको क्लिक आउट कर सकते हैं, ये वाला पार्ट यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कीजिए, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, क्या मिलेगा आपको, देखिए 1 वाला ये है तो ये I1 R1 डिवाइडेड बाय सेकेंड वाला I1 R2 इज इक्वल्स टू, इधर देखिए I2 R3 डिवाइडेड बाय I2 R4। कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू R3 बाय R4, विच इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन, जो जिसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग कंडीशन। अब ये बैलेंसिंग कंडीशन है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी, अब ये बैलेंसिंग कंडीशन वेस्टर्न्स ने बनाई क्यों एक्चुअल में, तो बनाने का एक मकसद है कि अगर आपको R1 फाइंड करना है तो भी कर सकते हैं, अगर आपको R4 फाइंड करना है तो भी कर सकते हैं, या फिर आपको R2 फाइंड करना है तो भी कर सकते हैं, या फिर आपको R3 फाइंड करना है तो भी कर सकते हैं। मतलब जो भी आपको आंसर चाहिए, जिसकी भी बैलेंसिंग लेंथ, अगर आपको रेजिस्टेंस चाहिए तो वो रेजिस्टेंस आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इक्वेशन बनेगा और दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन, जिसको हम बोलेंगे वेस्टर्न्स नेटवर्क, ठीक है। जो वेस्टर्न्स नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने ये वेस्टर्न्स मीटर ब्रिज बना, मतलब ये सिंपल सा एक नेटवर्क बनाया और उस हिसाब से हम यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन पे थोड़ा सा बड़ा के क्वेश्चन आएगा, जो कि बोला जाएगा व्हाट विच आर द कॉन्जुगेट आर्म्स ऑफ द इक्वेशन, और या फिर वेस्टर्न्स ब्रिज के। तो कॉन्जुगेट आर्म्स की अगर बात की जाए तो ये वाले रहेंगे इसके, ए बी और सी डी, या फिर ऐसे कंसिडर करेंगे इसको ए सी एंड बी डी, ये दोनों कॉन्जुगेट आर्म्स रहेंगे। अगर यहाँ पे आपने बैटरी भी इंटरचेंज कर दी, मतलब बैटरी की पोजीशन भी इंटरचेंज कर दी, फिर भी आपको बैलेंसिंग कंडीशन के आंसर वही के वही मिलेगा। तो जो आंसर आप रिप्रेजेंट करोगे सेम आंसर रहेगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि
आज आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र 12th बोर्ड का जो सिलेबस है फिजिक्स का 25% मतलब सभी सब्जेक्ट का 25% रिड्यूस कर दिया गया है। उस सिलेबस में ये पॉइंट है क्या और ये जो हम पढ़ रहे हैं वो पॉइंट सही है क्या? तो ये भी बात आपको दिमाग में अगर आती होंगी तो बिल्कुल सही है, ये पॉइंट है हमारा रिड्यूस नहीं हुआ है जो हम सिखा रहे हैं। और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे पॉइंट जो कि रिड्यूस हो चुके हैं उसकी जानकारी मैं आपको एक लेक्चर में दे रहा हूँ, जो कि अगला लेक्चर उसी पे रहेगा। एक ऐसा लेक्चर बनाऊंगा जिसमें आपका फिजिक्स का टोटल जो आपके 16 लेसन है वो 16 के 16 लेसन में कितने पॉइंट ऐसे हैं जो रिड्यूस कर दिए गए हैं, और जो रिड्यूस वाला पार्ट रहेगा उसको हमें इस साल के लिए लेना नहीं है। डेफिनेटली ये साल में आपको वो पॉइंट्स नहीं आएंगे। अगर आपके कहीं पे भी क्लासेस है ज्वाइन हो आप तो डेफिनेटली ये आंसर आपको वहाँ से भी मिल सकता है, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी भूल के मैं आपको दे रहा हूँ। तो लास्ट में जो बोला था मैंने आपको कॉन्जुगेट आर्म्स, तो कॉन्जुगेट आर्म्स AC और BD आप कंसिडर कर सकते हैं, या फिर AB एंड DC ये CD ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं। मतलब जो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो डेफिनेटली इस अब अगर आप डायरेक्शन बदलोगे तो भी यहाँ पे आपकी बैलेंसिंग कंडीशन बिल्कुल नहीं बदलेगी। मतलब जहाँ पे मिलनी है तो डेफिनेटली वहाँ पे मिलती रहेगी। थैंक यू।